आपके हेयर्स का प्रोटीन, आपके बोन्स का प्रोटीन, या जितने भी आपके मसल का प्रोटीन, सब ऐसे बनता है। बन गया प्रोटीन। अब मसल्स बनेंगे। जैसे मसल्स बनेंगे, हेयर हेयर ग्रोथ होगी, केराटिन से लेके ओसिन से लेके, तो जितने भी प्रोटीन हमारे बॉडी में होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। आया समझ में? लेकिन सबसे पहला उसका प्रोसेस होता है एमिनो एसिड जाना, एमिनो एसिड बाहर से कंज्यूम करना। तो 10 टाइप के एमिनो एसिड हम बाहर से लेते हैं डाइट के थ्रू। आया समझ में? तो ये प्रोसेस होती है। अब इसमें क्या डाउट है आप मुझे बताओ। अब ये पैराग्राफ पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? इन द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड, क्या लिखा हुआ है? द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आया समझ में? एंड उसके बाद है विच हैज़ अ पोर दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब मुझे एक बात बताओ, स्टार्टिंग में मैंने न्यूक्लियस के बीच में पोर दिखाया था आपको। अभी न्यूक्लियस में पोर होता है ना एक, ये देखो ऐसे छोटे छोटे ऐसा छेद होते हैं इसके अंदर। तो वो पोर्स क्यों होते हैं? ताकि इसके यहाँ से अगर न्यूक्लियस से अंदर से कुछ अगर बाहर की तरफ लाना है या बाहर से अंदर लेके जाना है तो ये पोर्स के थ्रू जाता है वो। आया समझ में? अगर एमआरएनए को बाहर निकलना है ये पोर्स के थ्रू, तो वहीं से तो निकलेगा ना वो, यहीं से इस पोर के थ्रू। ओके, सो इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं किसमें? न्यूक्लियस के ऊपर। सो वो क्या करता है? मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। ये जो छेद होते हैं इसके अंदर मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। आगे देखो, द न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस वेयर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट टेक्स प्लेस। These subunit then exit the nucleus and to the cytoplasm where one large and one small unit assemble to form a ribosome। आया समझ में? कुछ सब यूनिट होती है जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है, वो न्यूक्लियस से बाहर आ जाती है और आपस में मिलती है, तो यहाँ पर बन जाता है एक राइबोसोम। यहाँ पे एक प्रॉपर राइबोसोम बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में राइबोसोम की मतलब राइबोसोम क्रिएट कहाँ पर हुआ? वो न्यूक्लियस के अंदर हुआ। फिर वो न्यूक्लियस से होते हुए, ये पोर्स से होते हुए, इसके जो छेद है इसके अंदर, वहाँ से होते हुए बाहर आया, और फिर उसके बाद ये सब यहाँ पर आके मिले, ये राइबोसोम। और जस्ट न्यूक्लियस के पास ही राइबोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें भी देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये पास वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आया समझ में? कहाँ पाए जाते हैं? देखो राइबोसोम का अलग से टॉपिक दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उसी में आता है। आ रहा है कि नहीं? दिख रहा है आपको? ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है राइबोसोम, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी लिखा हुआ है, तो याद रखना। ओके, द न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। द क्रोमोसोम ये रोड शेप स्ट्रक्चर्स के होते हैं। रोड शेप स्ट्रक्चर देखा आपने? ये रोड के जैसा स्ट्रक्चर है, देखो इसका दिखाई दे रहा है, इट इज लुक लाइक अ रोड, मतलब रोड के जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। When the cell is about to divide, the chromosome contain information for inheritance of character from parents to the next generation in the form of DNA। अभी देखो, अगर क्या आपकी आवाज या आपकी आपका फेस आपके पेरेंट्स के जैसा दिखता है? वो कैसे ट्रांसफर हुआ? वो ट्रांसफर हुआ थ्रू द जीन्स। ये जो था ये डीएनए, तो ये डीएनए आपके पेरेंट्स का डीएनए आपके बॉडी में आया है, तभी ये क्या हुआ? उससे कैरेक्टर ट्रांसफर हुए। उस कैरेक्टर को बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। आया समझ? इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। आया समझ में? इनहेरिटेंस और हेरिडिटी। आपने ये चैप्टर पढ़ा है क्या इससे पहले? इनहेरिटेंस के बारे में सुना है आपने? आपको है वो मेंडल्स लॉ, वो सब 9th में था क्या? हेरिडिटी था ना? हाँ, तो वही तो है इनहेरिटेंस। ओके, तो इनहेरिटेंस का मतलब समझते हो? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, और वो किसके थ्रू होता है? इट इज थ्रू द डीएनए। ओके, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। ये क्रोमोसोम किससे
बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। डीएनए से बने हैं कि नहीं है क्रोमोसोम, उसको लपेटा है ना, लपेट के फिर क्या बन गया ये बन गया क्रोमोसोम। और जब इसको वापस खोलेंगे इस धागे को, तो ये बन गया डीएनए। और इस डीएनए के बीच में प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो ये दो चीजों से बना होता है, एक तो हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा डीएनए। इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है अभी? हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए विल मेड दिस होल, क्या बोलेंगे इसको, क्रोमोसोम। समझ में आया? इसको बना देगा वो। ओके, आगे देखो। एंड इसके अंदर क्या होती है, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इस डीएनए के अंदर क्या होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसलिए आपको पता है कोई क्राइम हो जाता है तो डीएनए टेस्ट वगैरह करने के लिए बोलते हैं कि अगर पेरेंट्स से मैच होता है या कुछ ऐसा क्राइम होता है, या फिर कोई भी मतलब जैसे कोई भी टेस्टिंग करनी होती है रिलेटेड टू द पेरेंट्स एंड ये ये बच्चा इनका है या ये पेरेंट्स इनके हैं, तो उसके लिए डीएनए टेस्टिंग होती है। वो क्यों होती है, उससे पता चल जाता है कि अगर मैच हो। हाँ, ब्लड में से डीएनए निकालते हैं। यस, उसके बाद देखो, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए आर कॉल्ड जीन। द मेन द मेन फंक्शनल सेगमेंट कौन सा होता है, जीन होता है। आया समझ में? जीन से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से डीएनए बनता है। ओके, आगे। It is non-dividing cell. This DNA is present as part of the chromatin material. It is a part of chromatin material. This is called chromatin fiber. ये क्या होता है, ये जो धागा है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोल सकते हैं या क्रोमेटिन फाइबर बोल सकते हैं। Is visible as the mass of a thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material gets organized into the chromosome. ये जो धागा निकल रहा है वो धागा क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल। एंड दिस क्रोमेटिन मटेरियल आर डेवलप इनटू द डीएनए। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो धागा है, वो किस में बन रहा है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इस धागे के बीच बीच में कुछ प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन फंसे हुए होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है मैंने बता दिया अभी, क्या क्या होता है इसमें। एक तो पहले डीएनए है, डीएनए, ओके, और हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, ओके। और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलके बना लेंगे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन मटेरियल। आया समझ में? एंड दिस क्रोमेटिन मटेरियल विल फॉर्म क्रोमोसोम एंड दिस क्रोमोसोम विल फॉर्म जीन। अब बोलो, कुछ डाउट है इस पैराग्राफ में? क्लियर है पक्का? इससे कंडेंस हुआ ये हो गया, फिर इससे और ये होगा तो उसमें जीन बन जाएगा। और फिर ये जीन को ही बोलते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सब इससे मिलती है। किससे मिलती है, जीन से। ठीक है। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का सबसे मेन पार्ट होता है डीएनए। आया समझ में? ठीक है, क्लियर? ओके, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई जो मैंने बताई। अब ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों लिया गया पता चला, क्योंकि ये सारे न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे सेल का सबसे मेन पार्ट कौन है, वो है न्यूक्लियस। अगर वो नहीं होगा तो हमारी बॉडी बनेगी ही नहीं। आया समझ में? ओके, सो ये कंट्रोल हाउस है किसका, किसका कंट्रोल हाउस है, ये कंट्रोल हाउस है पूरे सेल का। सेल को कंट्रोल करता है कौन, ये न्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखो, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया हुआ है आपको। एंड राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। होता है कि नहीं प्रोटीन सिंथेसिस, बोला था मैंने प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा है मैंने प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम एक प्रोटीन फैक्ट्री होती है, लेकिन उसकी हेल्प करता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में पहले एमआरएनए वगैरह बनता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था अभी वीडियो में, उसमें एमआरएनए बनता है डीएनए से। फिर डीएनए से एमआरएनए बनने के बाद वो एमआरएनए मैसेंजर आरएनए
मैसेंजर आरएनए का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह को मैसेज लेके जाएगा, ठीक है। एक कंघी होती है ना, कंघी देखी है आपने बाल बनाने वाली, तो ऐसे होती है वो, उसमें ऐसे ऐसे वो रहते हैं, ठीक है। कोड्स होते हैं जिसको कोड बोलते हैं, एटीजीसी, एटीजीसी नाइट्रोजनस बेस होता है, तो वो ऐसे कंघी होती है, उस कंघी के ऊपर ऐसा ये रहता है, इसको आप एमआरएनए बोलेंगे। इसके ऊपर फिर टीआरएनए आएगा और फिर उसके बाद प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं। और वो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है किसको, राइबोसोम को। समझ में आया। तो इसमें इस राइबोसोम, ये जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट, इट इज अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर ऐसे स्टिक होते हैं, कौन, राइबोसोम्स। आया समझ में। तो अभी इसमें पहला देखो, ईआर को क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ईआर इज लार्ज ऑर्गेनेली that spreads like a network within the cytoplasm of the cell. The ER continue, the endoplasmic reticulum is continuous with the outer membrane of the nuclear envelope. nuclear envelope दिख रहा है आपको, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, तो ये इसके आउटर मेम्ब्रेन से शुरू हो जाता है यहाँ से, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला पार्ट, तो एकदम इसके चिपका हुआ होता है इससे। न्यूक्लियर एनवेलप जस्ट उसकी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसके बाद शुरू हो जाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ में आया। सो अब उसमें क्या होगा देखो, the ER endoplasmic reticulum plays a key role in the synthesis and transport of protein, fats, and some hormones in some of the specialized cell. The structure of ER in the cell varies dependent on the function, and ये दो अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बताए हुए हैं। तो एग्जाम में अगर इसके बारे में लिखने के लिए आया, न्यूक्लियस का तो लिख लोगे आप, क्या लिखोगे न्यूक्लियस का, हम्म, हाँ न्यूक्लियस के अंदर पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह के बारे में लिखोगे। इट इज हैविंग द पोर्स, एंड दिस पोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मटीरियल ट्रांसपोर्ट इनटू द साइटोप्लाज्म, एंड सम मटीरियल कैन बी एंटर्ड इनटू द न्यूक्लियस थ्रू दिस पोर। आया समझ में, वो अंदर एंटर और एग्जिट करने के लिए वो पोर्स का यूज होता है। और फिर उसके बाद शुरू होगा वो डीएनए वगैरह जो मैंने बताया, जीन। सो न्यूक्लियस कंटेन द मेन पार्ट विच इज कॉल्ड जीनोम, जीन, एंड जीन इज डिवाइडेड, चलेगा जीन लिखा हो, जीन के बाद फिर जो क्रोमोसोम वगैरह मैंने थोड़ा बहुत बताया वो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने जो बताया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में क्या लिखोगे, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज स्टार्ट इज अ पार्ट ऑफ, नहीं पार्ट नहीं, इट इज अ लार्ज ऑर्गेनलीज, ठीक है, एंड इट स्प्रेड outside of the nuclear envelope या nuclear membrane, it spreads outside of the nuclear membrane, nucleus के just बाद वो spread होता है, ओके। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है या नहीं, किसमें हो रही है, राइबोसोम में। राइबोसोम किसके ऊपर प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेगा, उस प्रोटीन को लेगा और अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करेगा, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने में भी हेल्प करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स है, तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम उस प्रोटीन को उठा के दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो दो दो काम होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन उसी को बोलते हैं ना, जब कोई चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का यूज क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। समझ में आया। ये दो चीजों के लिए काम आता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है, दूसरा फैट्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करेगा, फैट्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा और कुछ हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। समझ में आया। हार्मोन्स अलग चीज होती है, फैट्स अलग चीज है, और प्रोटीन अलग है। आया समझ में। तो ये तीनों चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। समझ में आया, क्लियर है। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, फैट्स, फैट्स याद उसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, आप अंडरलाइन कर सकते हो। फैट्स है, प्रोटीन है, और हार्मोन्स है।
एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, इसके बाहर की तरफ। ओके हाँ, अब इसमें दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ का मतलब होता है कि रफ के ऊपर आपको मिलेंगे राइबोसोम्स। अगर इस बेंच के ऊपर मैं अगर मिट्टी डाल दूं या रेत डाल दूं, सैंड, तो क्या होगा? ये रफ हो जाएगी। तो सैंड के जैसे होते हैं छोटे छोटे, तो अगर इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। तो जिसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा, और जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखा हुआ है इट लुक रफ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप because it has the ribosome attached to the surface and it is mainly involved in the protein synthesis and protein secretion। ठीक है, और स्मूथ में क्या होगा? इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, देयरफॉर लुक स्मूथ एंड इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड हार्मोन्स। यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। एक बात बता देता हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स है। रफ क्यों है वो? बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन दैट सरफेस, है ना, छोटे छोटे वो राइबोसोम्स है। तो जहां राइबोसोम्स है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा, होगा कि नहीं? और वहां प्रोटीन ट्रांसपोर्ट भी होगा। लेकिन कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जहां पर वो नहीं होता है। एक जैसे एक एक बेंच ये है और एक बेंच ये है, यहाँ पे वो मैंने सेंड डाली हुई है, यहाँ पे नहीं है। तो ये जो सेंड डाली हुई है, सेंड सेंड का मतलब राइबोसोम, तो जहां राइबोसोम है उसको रफ बोलेंगे और इसको स्मूथ बोलेंगे। जहां पर राइबोसोम है वहां प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और जहां राइबोसोम नहीं है वहां प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या होगा? वहां पर फैट्स और हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट और सिंथेसाइज होंगे। तो यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? फैट और हार्मोन सिंथेसाइज हो रहे हैं। समझ में आया दोनों का? तो रफ के बारे में क्या लिखोगे? रफ endoplasmic reticulum contain the ribosomes, but smooth endoplasmic reticulum does not contain ribosomes. So since the rough endoplasmic reticulum contain ribosomes, so it will synthesize the protein and it also transport the protein. Okay, but in case of smooth endoplasmic reticulum, it does not having any ribosome, so it synthesize the fats and hormones and it also transport the fat and hormones। समझ में आया? ओके नेक्स्ट, दो हो गए अभी, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, अभी लाइसोसोम बाकी है, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। नहीं नहीं हुआ था। आपको नींद आ रही है क्या? दो तीन टॉपिक एक काम करता हूँ, फटाफट फटाफट फिनिश कर देता हूँ मैं, उतना टाइम नहीं लगेगा मुझे। सुनो मेरी बात, ये दो माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम कर लेते हैं, वैक्यूल तुम पढ़ लेना। और दूसरी बात, ये जो 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 है ना सेल डिवीजन, वो मैं तुमको वीडियो दिखा देता हूँ, तुम सेल डिवीजन उससे समझ जाओगे पूरा। एक बार देख लो, क्योंकि तुम एग्जाम में जब लिखोगे ना तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं इसमें से दिखा देता हूँ सिर्फ सेल डिवीजन, उसके बाद तुम चाहिए तो फिर तुम वाइंड अप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन प्लास्टिड और वैक्यूल आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, फिर कर लोगे? प्लास्टिड और वैक्यूल फिर आपको करना पड़ेगा। सेल डिवीजन में करा देता हूँ, सेल डिवीजन में मियोसिस एंड माइटोसिस, वो दोनों मैं इसमें दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है।